स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को 2022 से 2023 का जो ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसका मैं आप लोगों को सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ। सेट प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होने वाली है। तो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो सेट प्रैक्टिस अगर करके जाएंगे तो वो आपके एग्ज़ाम में स्कोर को बढ़ाने में बहुत ही फायदा करता है। ठीक है, देखिए ये जो है आज का जो क्लास है वो आपका 21 जनवरी का सेट हमने लिया है, जो कि 21 जनवरी में हमने मैथ का सेट आपको करवा दिया था। और आज जो है सीडीपी का है। ठीक, इसमें जितने भी स्टूडेंट एनालिसिस देखते हैं उनका स्वाभाविक है कि स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सारा सेशन। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और आप अपने नंबर को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये 30 सवाल है आपका सीडीपी का। इसमें पहला सवाल है आपका कि बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। अब सही चीजें आपको इसमें देखने हैं कि कौन सा कथन सही है। तो चारों स्टेटमेंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी से, और जो सही लगेगा उसको हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, कहता है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। तो ये तो सही बात है कि केंद्र से एक बाहर की ओर होता है, एक सिर से लेकर पैर तक होता है, दो टाइप के। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो सही ही पूछा था तो पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या क्या इसमें था जिसको छाटेंगे। विकास जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। देखिए होता है प्रभावित, और यहाँ नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए ये अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विकास जो है पूर्णतः संख्यात्मक होता है। तो देखिए आपको पता है कि विकास आपका संख्यात्मक नहीं होता है, ग्रोथ जो होता है, वृद्धि जो होता है वो संख्यात्मक होता है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सही कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है। भाषा विकास किससे प्रभावित होती है। तो देखिए सबसे पहले हमारा रावणों वाला दो ऑप्शन आ गया। रावणों वाला करने का मतलब केवल केवल आ जाए, तो केवल केवल जो है आप सीधा उस ऑप्शन को काट के हटा दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ दिया है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का होता है। तो दोनों का होता है, हो सकता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होता है भाषा विकास पे। ठीक है, हो सकता है कि किसी के फैमिली में, किसी के फादर में रहा होगा भाषा से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, तो उसके बच्चे में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता भी होता है और पर्यावरण का भी उसमें ये होता है। ठीक है, योगदान। तो ये आपका क्या होगा कि भाषा विकास ये दोनों से प्रभावित होता है। और यहाँ कहता है ना आनुवंशिकता से और ना पर्यावरण, यहाँ ना लगा करके क्या कर दिया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। क्लियर है, क्योंकि पर्यावरण और जो है आनुवंशिकता दोनों से आपका भाषा जो है प्रभावित होती है, भाषा विकास। चलिए नेक्स्ट सवाल है, यहाँ दिया है कि एक प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा का मतलब क्या होता है वो देखिए। कहता है सबसे पहला ऑप्शन है केवल। तो केवल वाला तो हमें क्या करना है, पहले ही छांट देना है। उसके बाद लिखा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। व्यक्तिगत भिन्नता करने का मतलब प्रगतिशील कक्षा में अलग अलग टाइप से भी अगर बच्चे आते हैं, सभी का भाषा भी अलग है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको सम्मान देते हैं और एक समान करके उसको पढ़ाते भी हैं। तो ये आपका क्या है, सही है। यहाँ कहता है अंक उन्मुख होता है, नहीं अंक उन्मुख नहीं होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है, तो नहीं। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक प्रगतिशील कक्षा के लिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना। अब सजा टालने के लिए कहने का मतलब है कि बहुत सारे आदमी है, जैसे सजा है कि हाँ चोरी करेंगे तो पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। ठीक है, तो सजा को टालने के लिए क्या करना होता है हमें, हम अपने नियम कानून का
जो है पालन करते हैं। तो ये क्या है, प्रथा पूर्व चरण है, तो इसे हम लोग प्रथा पूर्व चरण करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक चरण नहीं होता है, उत्तर प्रथागत चरण भी नहीं होता है, प्रथागत चरण ये प्रथा पूर्व चरण है। आप कोई गलती करने से पहले ये सोच लेते हैं कि ऐसा अगर गलत हम करेंगे तो हमें पुलिस अरेस्ट कर लेगी, ठीक है, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है, पांचवा सवाल है कि अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। अब है कि अधिगम संकल्पों को सुधार, मतलब आप सिखा रहे हैं किसी को तो अच्छे से कोई बच्चा सीखे, इसके लिए कि एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें संकल्पों का प्रतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। कहने का मतलब पहले ही उसको क्या करे, खूब टफ सवाल दे दे, टफ चीजें सिखाए, बाद में इजी सवाल दे तो वो कभी सीख पाएगा नहीं। सिखाना है किसी को तो सीधा कहा जाता है एबीसी से सीखना है, कहने का मतलब शुरुआत से सीखना है, तो सरल से क्या होना चाहिए, जटिल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दिया है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी होता है एक ही जगह पे क्या होता है वो केंद्रित हो जाता है, तो अपसारी नहीं अभिसारी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध को खोजने पर महत्व दे। देखिए अलग अलग चीजों को खोजबीन पर अगर महत्व दिया जाता है तो वो हमारा क्या होता है, वैज्ञानिक सिस्टम होता है, वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चा लोग अच्छा करता है क्योंकि उनका माइंड भी डेवलप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3। यहाँ दिया हुआ था चौथा, जो विद्यार्थी के बीच प्रतिद्वंदता रूपी संस्कृति पैदा करता है। प्रतिद्वंदता करने का मतलब है एक दूसरे में गलत चीजें का ये होना, प्रतिद्वंद होना, ठीक है। तो ऐसी संस्कृति तो वैसे भी नहीं चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 3 होगा। क्लियर है। देखिए एनालिसिस देखना बहुत ही जरूरी होता है। आप सीडीपी का एनालिसिस अगर देख रहे हैं और तो आपका जो है इतना गारंटी है कि आप 30 में 30 भी कर लोगे, ठीक है। अगर ना भी कुछ इधर उधर जाएगा फिर भी आपका 27-28 नंबर कोई नहीं रोक सकता। देखिए लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो आपको पता है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। तो संज्ञानात्मक विकास किस पे है, देखिए ये आनुवंशिकता दिया है तो ये नहीं होगा। ये समाजीकरण का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दिया था। अभी प्रेरणा पढ़ रही, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन है, बी ऑप्शन। ये संज्ञानात्मक विकास और संस्कृति उपकरणों के योगदान है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिए थे, वाइगोत्स्की ने दिए थे। क्लियर है। क्रिकेट पर आधारित वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। अब देखिए लड़का से सवाल पूछता है लड़की से नहीं पूछता है, इसका मतलब पक्षपात हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो अध्यापक को चाहिए इक्वल पढ़ाना लिखाना, ये सवाल पूछना, सभी को क्या करना चाहिए, इक्वल मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, जेंडर सशक्तता, तो नहीं, जेंडर सशक्तता इसको नहीं हम लोग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया है आपको जेंडर प्रासंगिक संबद्धता, तो ये भी आपका नहीं होगा संबद्धता। जेंडर धमकी, मतलब इसमें धमकी वगैरह से तो कुछ है ही नहीं। तो जेंडर पक्षपात होगा कि आप लड़के लोगों को सवाल पूछ रहे हैं लड़कियों को नहीं पूछ रहे हैं, मतलब मतभेद कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मतभेद का जब भी भावना होगा तो वो जेंडर वाइज हो जाता है, ठीक है, जेंडर पक्षपात। इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि लड़कियों को समाज में जैसे कहा जाता है कि वो घर में रहती है, घर का काम करती है, चूल्हा चौका करती है, और लड़के जो है बाहर के काम करते हैं, ठीक है। तो वो सभी जेंडर वाइज में ही आता है, जेंडर पक्षपात में। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। बाल केंद्रित कक्षा करने का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, बच्चा को ही सेंटर मान के हमें पढ़ाना होता है। बच्चा जैसे सीखना चाहता है उसके उसी एक्टिविटी में हम लोग उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, चाहे वो खेल के पढ़े या फिर जैसे जैसे बात में पढ़े, ठीक। तो इसीलिए उसको बोलते हैं बाल केंद्रित कक्षा, ठीक है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, तो ये भी आपका नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा वगैरह ये करने से उसका नहीं होगा महत्व। अब यहाँ की ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रतिक्रिया को
तो देखिए ये सक्रिय संरचना और प्रतिक्रिया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित है तो इसमें जो है बच्चा लोग एक्टिविटी वगैरह करता है और कंटिन्यू अगर एक्टिविटी किया जाए तो बच्चे अच्छे से सीखते भी हैं। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम समापन को नहीं, ये तो हो गया कि जल्दी से हमको सिलेबस खत्म करना है, बच्चा सीखे या नहीं सीखे। यहाँ है दंड आधारित कठोर, तो दंड वगैरह तो हमें वहाँ देना ही नहीं है बच्चे लोगों को, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा, राइट, ऑप्शन 2। देखिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। प्राथमिक कारण समाजीकरण का क्या होता है, बच्चा का समाजीकरण कहाँ से शुरुआत होता है, परिवार से शुरुआत होता है, सोसाइटी से शुरुआत होता है, पड़ोसी से होता है। यहाँ लिखा है पुस्तकें और पत्रिका, तो ये आपका नहीं होगा। माता पिता हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कार्यस्थल दिए हैं ऑफिस वगैरह, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ है अस्पताल के कर्मचारी, ये कहाँ से आ गया भाई, अस्पताल के कर्मचारी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा, निकट परिवार, कहने का मतलब बच्चा का जो समाजीकरण अच्छा होगा तो आपके परिवार के निकट संबंधी, सगे संबंधी, परिवार, सोसाइटी, अगल बगल के पड़ोसी, ये सभी जो है उनके समाजीकरण में, बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से पता है कि जीन पियाजे जो है 7 से 11 साल के बच्चे के बारे में जो है ये मूर्त संक्रियात्मक का सिद्धांत इसमें बताए थे, जिसमें 7 से ये जो है मूर्त संक्रियात्मक वाली अवस्था होती है, चरण होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आप एक अध्यापक है, अगला सवाल है 11 नंबर कि आप एक अध्यापक है, तो मतलब अध्यापक की तरह सोचना है, जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे, जो आप क्या आकलन योजना आप करना चाहेंगे, इसमें क्या अच्छा होगा वो देखिए। कहा सबसे पहले तो ये केवल दिख जाए तो मन खुश हो जाता है, ठीक है, केवल दिखते ही उसको काट कर लगा दीजिए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, एक 4 ऑप्शन में से एक बटन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब 3 ऑप्शन का बटन है, तीनों ऑप्शन में से कौन राइट होगा वो पढ़ते हैं। कहता है सभी विद्यार्थियों के लिए समान होना चाहिए, तो देखिए एक ही क्लास में सभी स्टूडेंट इक्वल नहीं होते हैं पढ़ने लिखने में या और भी चीजों में, तो इसलिए ये सभी विद्यार्थियों के लिए समान तो नहीं होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि बच्चे के सीखने के तरीका से संबंधित न हो। देखिए बच्चे के सीखने के तरीका से संबंधित नहीं होगा तो ऐसे पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। उसके बाद आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अलग अलग तरीका पर आधारित होगा, तो ये क्या होगा, इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 12 नंबर सवाल कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पार प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। अब देखिए यहाँ पे पार क्या होता है, पार का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है, हेल्प सहायता करना। जैसे छोटा बच्चा लोग कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो मम्मी पापा की सहायता लेते हैं या भाई बहन के, तो वो होता है आपका पार होता है, ठीक है। या फिर हम लोग साइकिल वगैरह सीखते हैं तो किसी का हेल्प लेते हैं, बाइक वगैरह सीखते हैं तो वो होता है पार देना, ठीक है। चलिए आप इस ऑप्शन में ढूंढेंगे कि वो स्थिति किसमें है, तो यहाँ दिया है समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दंड निर्देश देना, तो ये आपका इसमें कहीं हेल्प वगैरह का चर्चा नहीं है। कहता है गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, दंडित वगैरह करना, ये सभी क्या है, गलत चीज है। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना है, तो ये आपका क्या है कि अगर किसी चीज को अगर आप समझा रहे हैं लेकिन बच्चा वहां पे अटक जाए तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ा हेल्प दे करके उसको आगे निकालेंगे, ठीक है। तो अटक जाए तो उसको संकेत देना और इशारे देना क्या है, उसको हेल्प करना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 3। अगला ऑप्शन है कि प्रक्रिया में अध्यापक पूर्ण अहस्तक्षेप करे, मतलब कुछ उसको बताए ही ना, तो ये तो वैसे ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखिए जितने भी एनालिसिस हम करवा रहे हैं वो सभी आपके पूरे ऑप्शन को मैंने डिटेल में किया है, तो उससे क्या होगा कि आपको एक ही सवाल में आपको और भी चीजें सीखने को मिल जाते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है, बुद्धिमत्ता के बारे में बोला है। अब यहाँ कहता है कि बुद्धिमत्ता केवल
केवल है तो ऐसे भी काट देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। कहते हैं बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए आनुवंशिकता, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों की भूमिका होती है, तो इसलिए यहाँ नहीं दिया है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो 2 ऑप्शन है वो देखिए, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्र में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक फील्ड में अगर अच्छे हैं तो दूसरे फील्ड में भी आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। अगला है कि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से भी अधिक होती है। बुद्धिमत्ता वही कहते हैं कि एक विद्यालय में भी आप पढ़ रहे हैं और उसके अलावा भी आप कहीं अदर जगह भी आप अपने बुद्धि वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें सोसाइटी को एक तरह से सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली। एक घोड़ा है जिसको 3 साल का बच्चे 3 साल की जो लड़की है वो देखकर चकित हो जाती है, कहती है वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। अब देखिए वो जो है घोड़ा है, लेकिन ये बोला गया वाह कितना मतलब बड़ा कुत्ता है, घोड़ा का कुत्ता बना दिया, तो ये किस पे होगा, ये आत्मसात्करण और समावेशन में होता है ऐसा, ठीक है। पदार्थ अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, प्रतीकात्मकता नहीं होता, अस्थितिकता अनुकरण भी नहीं होता है, कि अस्थिगत अनुकरण, तो ये भी आपका नहीं होगा। कौन सा होगा, आत्मसात्करण या समावेशन, उसे हम लोग बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 15 नंबर, दिया है कि भाषा एवं विचार वाइगोत्स्की क्या समझाते हैं। भाषा एवं विचार पर जो है लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, क्या राय देते हैं। तो देखिए भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, तो वैसे भी वाइगोत्स्की क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि भाषा जो है अगर आप कोई चीज़ थॉट करते हैं, सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आपको भाषा आना जरूरी है। बिना भाषा के आप विचार भी नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, अंतर्निहित है, ठीक है। तो यहाँ निर्देशित दिया है दोनों, तो ये आपका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ कहता है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, नहीं, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, संबंध तो है ही, तो यहाँ नहीं दिया है, इसलिए गलत। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, भाषा से स्वतंत्र आपका संज्ञान नहीं है, सोचना वगैरह क्या है आपका भाषा से संबंधित है। चलिए 16 नंबर सवाल है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। आप किस तरीके से, अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको किस तरीके से और अच्छा उसको केयर कर सकते हैं, तो कहता है अन्वेषण को प्रोत्साहित कर, मतलब जो चीज़ें हैं उसको उसमें और मोटिवेट करिए और प्रोत्साहित करके कर सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, अध्यापक केंद्रित तो शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें है कि टीचर पढ़ा दिए, क्या समझ में आया नहीं आया कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो ऐसी शिक्षा नहीं अच्छा होता है। और इसमें होगा कि जो बाल केंद्रित शिक्षा होता है, जो बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, वो हमारा अच्छा माना जाता है, ठीक है। कहता है लगातार अभ्यास और दोहरा करते, ये तो आपका एक तरह से रिपीट करने वाला जैसा बात हो गया, रट्टा मारने जैसा। अब इसमें केवल दिया है तो केवल तो वैसे भी नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा एक बच गया, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है आपका 17 नंबर, देखिए गुणज वैकल्प, इसमें बोला है कि सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपको भी सीधे तौर पे इसका आंसर चाहिए। देखिए गुणज वैकल्प जो होता है, इसमें जो होता है डिस्कैलकुलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्कैलकुलिया में गणितीय संकल्पों पर अधिगम में क्या होती है, कठिनाई होती है, गुना वगैरह में जोड़ने में, जिस तरीके कैलकुलेशन करने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये आपका गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनाई से रिलेटेड है क्या, गुणज वैकल्प। क्लियर है। चलिए संगीतिक योग्यता से नहीं होता है, दूसरों के प्रेरणा और इशारों से भी नहीं होता है, आवश्यकता से नहीं होता है।
क्लियर है? चलिए अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है कि शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ दिया है कि भेदभावात्मक, तो भेदभाव तो वहाँ करना नहीं है। अलगाववाद तो ऐसे भी आपका निगेटिव वर्ड आ रहा है, ठीक है। सम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित, तो देखिए ये सम्यता पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें सभी तरह के बच्चों को उसमें मौका दिया जाए, पढ़ाया जाए, तो ये सम्यता पर आधारित होती है। चलिए अगला है 19 नंबर सवाल, कहता है एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी कक्षा का मतलब होता है उसमें सभी तरह के बच्चे शामिल होते हैं, तो शाब्दिक रूप से, मौखिक रूप से, या दृश्य रूप से, या बहुल रूप से। तो देखिए बहुल रूप से करने का मतलब सभी तरीके से उसमें कर सकते हैं, तो बहुल रूप आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर आंसर। अगला सवाल है 20 नंबर की, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो देखिए इसमें जो मॉडल है वो उसमें व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, अलगावी शिक्षा ये भी नहीं है, सम्मिलित एवं एकीकृत ये भी नहीं है, समावेशी शिक्षा है। अब समावेशी शिक्षा में सभी आ जाते हैं, व्यावसायिक वगैरह से लेकर खेल कूद, नृत्य वगैरह सारी चीजें इसमें हमारे समावेशी शिक्षा में समाहित है। नाम ही है समावेशी, मतलब सभी कुछ उसमें समाया हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ पे गलत चुनना है। चलिए अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, सही बात है, वो कंटिन्यूअस है। आप कंटिन्यूअस किसी चीज को सीखते हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं। यहाँ अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, तो देखिए त्रुटियां और गलतियां क्या होती है? अप्रासंगिक नहीं होती है, प्रासंगिक होती है, उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन क्या है? गलत है, जो कि गलत ही हमें चुनना था, तो वही हो जाएगा। बाद बाकी का अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों पर आधारित है, तो सही बात है, व्यक्ति पर भी आधारित होती है, और पर्यावरण, हेरिडिटी, ये सब तो आते ही हैं। उसके बाद है अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं होता है, तो ये सही बात है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सारे सवाल इसमें बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार है। देखिए बच्चे को बारंबार यह बोलने की कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है। अगर एक ही बच्चा को बार बार बोला जाए कि तुमसे सीटेट नहीं निकलेगा, सीटेट नहीं निकलेगा, सीटेट नहीं निकलेगा, मतलब उसके दिमाग में अब ये बैठ जाएगा कि उससे सीटेट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कहता है किस भावना को बढ़ावा दे रहे हैं आप, ठीक है, किस भावना को बढ़ावा देना? तो बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा, ठीक है, निष्प्रेरित, अनुप्रेरित, ठीक है, करने का मतलब उसके तरफ से डीमोटिवेट हो जाएगा। बार बार उसको बोलेंगे कि सीटेट नहीं निकलेगा, सीटेट नहीं निकलेगा, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और वो उसी को बोलते हैं निष्प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पहला ही इसका सही है। कहते हैं अधिगम की गति तेजी आ जाएगी। भाई उसको डेली डेली ताना मारोगे तो उसके अधिगम में तेजी आ जाएगा? नहीं। कहता है बच्चा अधिगम के प्रति अभी प्रेरित हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा? नहीं। निगेटिव बातें बोलकर कभी भी किसी बच्चा का कल्याण नहीं हुआ है और नहीं होगा, ठीक है। तो निगेटिव बातें आप बोलेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएगा। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एब्सोल्युटली पड़ेगा उसका प्रभाव, ठीक है। यहाँ नहीं दिया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। समस्या समाधान कौशल, जैसे कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, तो उसके कौशल को किस प्रकार जो है बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूप प्रस्तुत करके, या समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, या यथावत याद करके तो कभी आएगा नहीं, और मानक रूप प्रदान करके, और उपकरण द्वारा भी नहीं होता है। समस्या को वैकल्पिक तरीके से, कि इसे कभी करें कभी उसे करें, उससे रिलेट करके सीखते हैं, तो ये हो जाएगा समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर हम लोग उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्राथमिक कक्षाओं में
संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम जो है सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सीधी सी बात है, बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पहले मूर्त चीजें दिखाते हैं। मूर्त कहने का मतलब है कि चंदा मामा दिखाएंगे और उसको बोलेंगे कि रोटी भी चंदा मामा की तरह क्या होती है, गोल होती है। तो पहले मूर्त हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, चित्र होगा, फिर संकेत होगा। तो ये आपका मूर्त किस में है, सबसे पहले देखिए संकेत दिया है तो सभी इसमें, लेकिन आपको बोला सबसे अच्छी क्रम कौन सा है। तो क्रम में मूर्त पहले होना चाहिए। देखिए यहाँ चित्र है, यहाँ संकेत है, ये तो ये तीनों नहीं होगा। मूर्त आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें दिया हुआ है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। सही बात है। कहता है प्रवृत्ति अनिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए प्रदर्शन अनुमुखी होना चाहिए, तो ये आपका प्रदर्शन अनुमुखी नहीं होता है। स्पर्धात्मक एवं व्यक्ति परक होना चाहिए, नहीं, व्यक्ति परक भी नहीं होनी चाहिए। अध्यापक प्रधान तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ठीक है, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक होनी चाहिए। तो सहयोगात्मक होता है तभी बच्चे अच्छे से उसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब अगर आप सीख रहे हैं, सीखने का क्रम में है, पढ़ रहे हैं, तो आपका कौन सा इसमें जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 4 है, पढ़ते हैं कौन सा सही होगा। कहता है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। तो सिर्फ परीक्षाएं ही सीखने का आपका चरम लक्ष्य नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अगर आप सीखते हैं तो क्या वो निष्क्रिय प्रक्रिया हो जाती है। तो निष्क्रिय वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी दिया है नेगेटिव वर्ड। कहते हैं भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए भाव का, इमोशंस का आपके अधिगम प्रक्रिया पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नहीं दिया है, तो ये भी गलत। आपका ऑप्शन एक ही बचता है और यही सही होगा। क्या है इसमें सही, देखिए अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। तो जटिल प्रक्रिया तो है ही, क्योंकि हम लोग सीखते हैं तो वो जटिल ही होता है, जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। सक्रिय मतलब जो चीजें जटिल है उसे हम लोग कंटिन्यू डेली के डेली उसको पढ़ के, सीख के उसको अपना ग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 27 नंबर। लिखा है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया को डैश की महत्ता पर बल देती है। किसकी महत्ता पर बल देती है, तो पारस्परिक क्रियाओं पर या पुरस्कार दंड पे। तो पुरस्कार दंड पे नहीं होता, आनुवंशिकता पे भी नहीं होता है, सामाजिक संरचनात्मक और अटक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों पर अनम्य या अटक, तो इस पे भी नहीं होगा। पारस्परिक क्रियाकलापों पे आपका ज्यादा महत्व जो है देता है, बल देता है। अगला सवाल है 28 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप मिला युग्म है। कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन है, चारों का किसी से मिलान किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। कहता है आत्म पारितोषण की बाह्य अभिप्रेरणा है, नहीं, ये तो बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है, आंतरिक है। कहता है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और होती है क्योंकि किसी के अंदर जिज्ञासा जागता है कि हम सीटेट क्वालिफाई करें, बीएड करें और सीटेट करें, फिर आपका एग्जाम दे और टीचर बने। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक जिज्ञासा है जो कि आंतरिक अभिप्रेरणा है, आपके अंदर खुद आती है। नगद पुरस्कार ये सब नहीं आएगा। रुचि ये भी नहीं आएगा। रुचि जो होता है वो भी आपका क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर आपका। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता है कि उसमें क्या करना चाहिए, तो प्रोत्साहित करना चाहिए या अवसर प्रदान करना चाहिए, ये सभी देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोत्साहित करना तो है, लेकिन केवल के वजह से ये क्या हुआ, गलत हो गया कि केवल प्रोत्साहित करना नहीं, और भी चीजें होती हैं। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण
और गैर उदाहरणों को सम्मिलित नहीं करना। तो सम्मिलित करेंगे तभी तो उसको समझने में रिलेट करके अच्छे से समझ पाएगा। यहाँ नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करके अवसर प्रदान करने चाहिए। तो अवसर मिलेंगे और पहले से आप जो जानते हैं उस चीज को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ेंगे, ठीक है, उसके अवसर मिलेंगे। तो ये आपका क्या होगा, मतलब आपको संज्ञानात्मक संकल्पनात्मक समझ को क्या करेगा, सुसाधित करेगा। ठीक है, मतलब आपको एक सिद्ध में ले जाएगा, अच्छी दिशा में आपको ले जाएगा सीखने में। यहाँ दिया है 30 नंबर सवाल है और ये आपका आखिरी सवाल है। ठीक है, तो ये जो है इसमें दिया है कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है ये आपको बताना है। कहता है अभी प्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन जो होता है आपको अगर टाइम टाइम पे मिलेगा तो अधिगम आपका बहुत अच्छा होता है, मतलब ये प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए सामाजिक संदर्भ। तो सामाजिक संदर्भ भी क्या होता है आपका, इसमें प्रभावित करता है अधिगम को। संवेग, इमोशन भी इसमें क्या करता है, प्रभावित करता है। और शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये सभी के सभी आपको जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हम जो है इसमें तो चारों सही है, तो चारों किस में है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन 4 में जो है इसमें सभी है। क्लियर है। अब देखिए ये आपके सीडीपी के जो है ये आपके 30 सवाल थे आज के सेशन में, और जो है इसमें जैसे 30 सवाल हमने आज कराया है इस सेट के। अब आपको फिर अगले क्लास में हम लोग फिर एक नए सेट के साथ मिलेंगे और उसमें भी फिर हम लोग सीडीपी और मैथ का उसमें एनालिसिस देखेंगे। और जितने भी एनालिसिस आप लोगों के पास जा रहे हैं वो सभी आप देखिए 1 बाय 1 करके, और जो भी प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देखे हैं, क्लासेस नहीं देखे हैं, तो उन सभी का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जा करके आपको एक प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से सभी आपको उपलब्ध हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।